वर्मा निवास में एक ही छत के नीचे देवरानी निधि और जेठानी प्रिया अपने सास ससुर के साथ रहती थी। लेकिन देवरानी जेठानी एक ही छत के नीचे रहे और उनमें लड़ाई न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कभी किचन के बर्तन धोने को लेकर तो कभी खाना बनाने को लेकर देवरानी जेठानी में झगड़ा होने लगा। इसलिए बात आगे ना बढ़े, सुधा देवी ने दोनों बहुओं को अलग अलग फ्लैट देना ही बेहतर समझा। इसलिए उसने अपने फ्लैट के सामने अपनी दूसरी बहू को फ्लैट दिलवा दिया। अब सास का जहाँ जब जिस बहू के साथ रहने का मन होता वो रह लेती। एक दिन, ओह गॉड, सुबह के 8 बज गए प्रिया, तुम अभी तक सो रही हो। अगर माँ आ गई ना तो अभी तुम्हारे होश ठिकाने आ जाएंगे। ओफो, डोंट वरी, निधि से बात कर लिए, वो माँ जी को नाश्ता करवा कर ही भेजेगी। इसका मतलब मेरे पास अभी 3 घंटे और हैं सोने के लिए। जब तक माँ जी आएंगी मेरी नींद पूरी हो जाएगी। अरे लेकिन माँ तो कभी भी आ सकती है। अरे नहीं आएगी, मेरी निधि से बात हो गई है। उसने कहा वो इडली सांभर बना रही है, इसलिए मम्मी जी को 2 घंटे और वहीं रोक कर रखेगी। अच्छा, तो तुम दोनों की साठ गांठ पहले ही हो गई थी? हाँ, और क्या। अब परसों से भी तो अपने पति के साथ डिनर के लिए जाना था, तो मैंने भी तो माँ जी को अपने यहाँ जानबूझकर रोक लिया था। कुछ देर बाद उसके दरवाजे की घंटी बजती है तो सामने उसके सास ससुर खड़े होते हैं। बहू, ये क्या कुकर की सीटी की आवाज आ रही है? अभी तेरा नाश्ता नहीं हुआ क्या? अरे नहीं पापा जी, ये तो दिन की तैयारी हो रही है। आप लोगों के लिए छोले चावल बनाए, लेकिन आम का अचार खत्म हो गया तो मैं निधि से लेकर आती हूँ। प्रिया जल्दी से अपनी देवरानी के घर चली जाती है। वाह वाह, कितना प्यार है मेरी दोनों बहुओं में। दूर रहकर तो इनका प्यार कितना बढ़ गया है। अब मुझे लगता है मैंने इन दोनों को दूर करके कोई गलती नहीं की। उधर प्रिया अपनी देवरानी से, देख निधि, मुझे शाम को किटी पार्टी में जाना है, इसलिए तुम माँ जी को शाम को अपने पास ही बुला लियो। उनकी नजर में मेरी किटी पार्टी वाली बात नहीं आनी चाहिए। डोंट वरी, मैं सब संभाल लूंगी। लेकिन कल मुझे भी तो अपनी सहेली के साथ शॉपिंग पर जाना है, तो आप देख लेना। अच्छा, अब ला आम का अचार दे, उसी के बहाने तो आई हूँ यहाँ। वो तो मेरा भी खत्म हो गया है, मैं तो खुद बगल वाली खन्ना आंटी से लाई हूँ, तुम भी उसी से ले लेना। इसी तरह दोनों देवरानी जेठानी आपस में सास ससुर की जिम्मेदारी बांट लेती और जिसको जो मन करे वो करती। इससे उन दोनों की लाइफ भी अच्छे से बीत रही थी। फिर एक रोज मुंबई से मौसी जी उनके घर आती है। और बता कमला, कैसी कट रही है तेरी लाइफ? सब अच्छे से चल रहा है ना? सुना है तेरा फ्लैट अमिताभ के बंगले के पीछे ही है। हाँ, वहाँ का फ्लैट तो मैंने भाड़े पर दिया हुआ है, लेकिन मैं खुद एक बड़ी कोठी में रहती हूँ। क्या, तूने कोठी ले ली? हाँ, तू तो जानती है हमारा वो ढाबा कितना अच्छा चलता है, उससे अच्छी खासी कमाई हो जाती है, इसलिए हमने अपना खुद का बड़ा घर ले लिया। मुझसे तो इन माचिस के डिब्बे जैसे फ्लैटों में रहा नहीं जाता, इसीलिए मैंने कोठी ले ली। खुली हवा, खुद का आंगन, छत, और क्या ही चाहिए। अपनी बातों से वो दोनों बहुओं का मन भर देती है और अब दोनों बहुएं अपने पतियों के पीछे पड़ जाती हैं। बताओ भला, मौसी जी कुछ ही सालों में कहाँ से कहाँ पहुँच गई। मैं तो कहती हूँ तुम भी खुद का ढाबा शुरू कर लो। इस नौकरी में रहोगे ना तो बस ये फ्लैट में सिकुड़ कर रह जाओगे। अरे लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है। वहीं दूसरी तरफ निधि अपने पति से, सब कुछ मुमकिन है अंकुर, तुम एक बार मन तो बनाओ। लेकिन इतने पैसे आएंगे कहाँ से? अरे ये दोनों फ्लैट बेचकर जो पैसे मिलेंगे उससे हम खुद का ढाबा खोल लेंगे। अच्छा, और रहेंगे कहाँ? फिलहाल के लिए उस ढाबे के पीछे एक कमरा बनवा लेंगे और उसी में रह लेंगे, और हम चारों मिलकर ढाबा चलाएंगे। हम दोनों देवरानी जेठानी खाना बनाएंगी और तुम दोनों भाई एक साथ मिलकर ऑर्डर लेना। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अब दोनों भाई परेशान हो जाते हैं और उन दोनों भाइयों को परेशान देखकर उनके बॉस उनसे कहते हैं, क्या बात है, तुम दोनों बड़े लॉस्ट दिखाई देते हो। कोई परेशानी है तो मुझसे शेयर कर सकते हो। अब दोनों भाई अपने बॉस को सारी बात बताते हैं। अच्छा, ढाबा खोलने का चस्का तो कुछ टाइम पहले मेरी बीवी को भी चढ़ा था। मैंने यहाँ से 100 किलोमीटर दूर एक ढाबा खरीद भी लिया था, लेकिन वो सही से चला नहीं, जिस कारण वो मुझे छोड़ना पड़ा। तुम लोग चाहो तो फिलहाल के लिए उसी को किराए पर ले लो मुझसे और चला कर देख लो। अगर समझ आता है तो ठीक है। ये सुनकर दोनों भाई बड़ा खुश होते हैं और वो मिलकर घर आकर ये बात सभी घर वालों को बताते हैं। ये बात सुनकर सभी घर वाले खुश हो जाते हैं। अगर हमारा काम चल गया ना तो हम तो खुद की कोठी ले लेंगे। ये बढ़िया रहेगा। अब हम अपने फ्लैट को रेंट पर डाल देंगे और जो वहाँ से किराया आएगा वो तुम अपने बॉस को दे देना, और जो थोड़े पैसे बचेंगे उसे हम ढाबे पर इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन बहू, फ्लैट किराए पर डाल देंगे तो हम सब कहाँ रहेंगे? हाँ, आप बिना बच्चों जैसी बातें करती हो माँ जी। अब वहीं रहेंगे ना हम अपने उस ढाबे पर। अब जल्दी से सामान पैक कर लेते हैं, हमें ढाबे पर भी तो जाना है। वो सब अपना अपना बैग पैक करके पहुंच जाते हैं अपने उस ढाबे पर, जिसकी हालत तो ठीक थी लेकिन वहाँ काफी धूल जमा हो रखी थी। अमित और अंकुर जाकर जरूरत का सारा सामान ले आते हैं, जिसके बाद वो अगले दिन से अपना ढाबे पर ससुराल नाम से ढाबा शुरू कर देते हैं। जल्दी जल्दी सब्जी बना निधि, और ऐसी सब्जी बनाना कि जो भी खुशबू सूंघे सीधा इस ओर खींचा चलाए। डोंट वरी दीदी, ऐसा ही होगा। उस दिन के बाद वो लोग ऐसा ही करते हैं। वो खुद का ढाबा शुरू कर देते हैं
फिर उनके ढाबे पर एक टूरिस्ट बस आकर रुकती है। अरे वो देखो कितने सारे ग्राहक आए हैं। जाओ जाओ आप लोग जाकर ऑर्डर लेकर आओ। अंकुर ऑर्डर लेने जाता है। देखो जी, हमारे लिए तो गर्मा गर्म पकौड़े ले आओ, वो भी चाय के साथ। जी बस अभी लाया। भाभी, निधि, जल्दी से प्याज, आलू और पनीर के पकौड़े बनाकर तैयार कर दो, पहली फरमाइश आई है। अंकुर वो पकौड़े लेकर जाता है जहाँ ड्राइवर ग्राहक दारू की बोतल खोलकर बैठ जाता है। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? यहाँ ये सब अलाउड नहीं है। क्यों, कहीं लिखा है क्या शराब पीना मना है? लिखा तो नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप दारू पीकर इतने सब लोगों की जान खतरे में डालें। बिल्कुल सही कहा, हम तुम्हें ये दारू नहीं पीने देंगे। तभी कुछ देर बाद एक और बस आती है जिसमें ढेर सारे लोग होते हैं। पहले दिन उस ढाबे पर खूब सारे ग्राहक आ जाते हैं। वो सब एक साथ ऑर्डर देते हैं। उस रोज उनकी कमाई तो अच्छी हुई, लेकिन उन सब की हालत खराब हो गई। सुबह से हालत खराब हो गई हमारी, अब हम ना बिलिंग काउंटर संभालेंगे। कुछ दिन बाद उन्होंने ढाबे पर एक पति पत्नी को खाना बनाने के लिए रख लिया, जिससे उनका खर्चा और भी बढ़ गया। लेकिन उनके आने के बाद उनका काम और भी अच्छा चलने लगा। रघु और उसकी पत्नी रमा के हाथों का खाना सबको बड़ा पसंद आने लगा। एक रोज, बेटा 3 घंटे पहले भेजा था रघु और रमा को ढाबे का सामान लेने, लेकिन वो अभी तक नहीं आए। मुझे तो लगता है वो 50,000 लेकर गायब हो गए। रात को रघु वापस आता है। कहाँ थे तुम दोनों, और फोन क्यों नहीं उठाया? मालिक, यहाँ पास की दुकान पर सामान काफी महंगा था, इसीलिए हम दूर चले गए थे सामान लेने, और हमने उसमें पूरे 30,000 की बचत की। ये सब सुनकर उन सबको अपनी गलती का एहसास होता है। अब वो उन पर शक करने के लिए माफी मांगते हैं। उनका ढाबा अब और भी अच्छा चलने लगता है, जिससे अब उनकी आमदनी खूब अच्छी होने लगती है। कुछ समय बाद वो खुद की 2 बड़ी सी कोठियां बना लेते हैं, जिसके बाद अब पूरा परिवार उस ढाबे के पास बनी कोठी में ही खुशी खुशी रहने लगते हैं। सोनू। जी पापा। चल भाई, बहुत तेज धूप हो रही है, अब घर चलते हैं। अब नहीं हो रहा। मैंने आपसे कहा था कि आप रहने दो पापा, मैं कर लूंगा अकेले। हाँ, कहा तो था, पर तुझे अकेला कैसे करने दूं? इतना बड़ा खेत है, तैयार करने में समय तो लगेगा ना। हाँ वही तो मैं भी कह रहा हूँ पापा, आप घर जाओ, मैं करता हूँ। नहीं तू भी साथ चल, रोटी वोटी खा लेते हैं, फिर शाम को आएंगे। पर पापा तब तक तो अंधेरा हो जाएगा। आप चलो ना, मैं आता हूँ। अरे जिद मत कर, चल मेरे साथ, आज की छुट्टी मान ले। अरे पापा, किसान की छुट्टी कभी नहीं होती। अरे मैंने कह दिया ना, तो हो गई आज छुट्टी, अब चल मेरे साथ। ये कहानी इन्हीं के छोटे से परिवार की है। किशन अपनी पत्नी गंगा, बेटे सोनू और बेटी मोना के साथ एक गांव में रहता था। गांव की आबादी ज्यादा नहीं थी, तो सभी के घर काफी दूर दूर बने हुए थे। खुद किशन का छोटा सा घर भी उसके बड़े से खेत के बीचों बीच बना हुआ था। फिर घर पहुंचकर, आ गए दोनों, चलो आ जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। वैसे खेत का काम पूरा हो गया। कहाँ माँ? पापा कहने लगे कि आज छुट्टी है, तो मुझे भी अपने साथ छुट्टी मनाने ले आए। छुट्टी? मतलब? अरे गंगा, बाहर निकल कर देखो कितनी तेज धूप है, में से कोई बीमार पड़ गया तो और मुसीबत। अच्छा मोना कहाँ गई? वो कुएं से पानी लेने गई है। पिताजी कितनी बार कहा है आपसे, एक नल लगवा लो ना। पहले माँ और अब बेचारी मोना कितनी दूर से पानी भरकर लाती है हमारे लिए। तो क्या हो गया बेटा, तुम दोनों भी तो कितनी मेहनत करते हो हमारे लिए। हाँ माँ, पर नल तो होना ही चाहिए ना। ठीक कह रहा है तू। अच्छा चल, इस बार की फसल बिक जाने दे, अब की बार सबसे पहले नल खुदवाऊंगा। किशन से वादा लेकर सोनू के चेहरे पर संतोष था और वो खाना खाने लगा। तभी खाना खाते हुए, अच्छा मैं क्या कह रही थी सोनू के बापू? हाँ बोलो ना गंगा। इसकी शादी वादी करनी है कि नहीं? हाँ करेंगे ना, वो बढ़िया से करेंगे। रहने दो पिताजी, इतनी परेशानियां क्या कम है जो एक और मोल ले लूं। पत्नी परेशानी नहीं होती पगले, वो तो परेशानी से बाहर निकलने का जरिया होती है। देखना बहू आ जाएगी तो किस्मत खुल जाएगी हमारी। हाँ भैया, माँ सही कह रही है। कह तो ऐसे रही हो माँ, जैसे वो आएगी तो आसमान से पैसा बरसने लगेगा। पहले कुछ पैसे वैसे इकट्ठा कर लें, फिर सोचेंगे इसके बारे में। ऐसे ही कई महीने बीत गए। किशन की फसल पककर तैयार थी। इस बार किशन की अच्छी फसल हुई थी। फसल से किशन को अच्छे पैसे भी मिले थे, तो वादे के मुताबिक किशन ने सबसे पहले घर में एक हैंडपंप खुदवाया और फिर उसी शाम। हाय कितना मीठा पानी आ रहा है। सोनू के बापू, ये काम आपने अच्छा कर दिया। अब सुनो, इससे पहले कि कोई और बड़ा खर्चा आए, सोनू का ब्याह भी कर दो और उसके लिए कमरा भी बनवा दो। ना माँ, अभी तो। चुप कर, तूने कहा था ना कि पहले नल फिर बहू। ले अब लग गया नल, अब तू कुछ नहीं बोलेगा।
माँ की बात सुनकर सोनू चुप हो गया। फिर उस दिन से ही गंगा और किशन ने सोनू के लिए लड़की देखना शुरू कर दिया। और फिर क्या हुआ माँ, बात बनी? हाँ बन गई भाई, मुझे तो लड़की बहुत अच्छी लगी। राधिका नाम है उसका, पढ़ने लिखने में बहुत तेज है, पर क्या माँ? उसके बाबा की तबीयत सही नहीं रहती, माँ है नहीं, लेकिन मुझे तो बहुत अच्छी लगी, देखने में भी बड़ी प्यारी है। हाँ, और मुझे तो बहुत समझदार भी लगी। हम तो हाँ कर आए हैं, अब तो शादी की तैयारी करो भाई। कुछ दिनों के बाद सोनू की शादी राधिका से हो गई। राधिका ने ससुराल आते ही घर का सारा काम संभाल लिया। इस छोटे से परिवार में खुशियां ही खुशियां थी। फिर एक दिन, माँ जी अपना गांव तो बहुत छोटा है, यहाँ तो कुछ ही घर दिखते हैं। हाँ बेटा, शुरू से ऐसा ही है ये गांव, राम राम सबसे है, लेकिन किसी से कोई ज्यादा मतलब रखता नहीं है। सब अपनी अपनी खेती करते हैं और खुश रहते हैं। माँ जी, हाईवे कहाँ को जाता है? दिल्ली की तरफ जाता है बिटिया। आप कभी गई हो दिल्ली? हाँ, एक बार तेरे बापू ले गए थे मेरे इलाज के लिए। बहुत चौड़ी सड़क है भाई, बस वाले ने सर्र भगा दी बस। इसका मतलब दिल्ली ज्यादा दूर नहीं है यहाँ से। हाँ, पर तू क्यों पूछ रही है? नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। गंगा समझ नहीं पा रही थी कि राधिका के मन में क्या खिचड़ी पक रही थी। ऐसे ही वक्त बीतता गया। फिर एक दिन किशन और सोनू सिर पकड़े बैठे थे, तभी राधिका चाय लेकर आई। क्या हुआ पापा, कोई परेशानी है क्या? हाँ बेटी, इस बार बड़ी विपत्ति आन पड़ी है। अब की बार बारिश बहुत कम हुई है, सारी फसल सूखने लगी है। बेचारा सोनू नल से बाल्टी भर भर कर फसल सींच रहा है, ताकि हमारे परिवार के लायक तो कम से कम अनाज निकल ही आए। पर पिछले साल तो खूब बारिश हुई थी। हाँ राधिका, तब इतनी बारिश हुई थी कि आधी फसल गल गई थी। खेती किसानी की यही समस्या है, बारिश कम हो तो दिक्कत और ज्यादा हो जाए तो दिक्कत। भगवान जाने क्या होगा आगे। मोना की शादी भी तो करनी है, और जब पैसे ही नहीं जुड़ेंगे तो फिर कैसे होगा सब। भरोसा रखो गंगा, सब ठीक हो जाएगा। अपने परिवार को परेशान देख राधिका भी दुखी हो गई। वो अब अपने परिवार की मदद करने के बारे में सोचने लगी। और फिर, पापा एक बात कहनी थी आपसे। हाँ बेटा, बोलना, क्या बात है? मोना की शादी के लिए कितने पैसे चाहिए आपको? क्यों, ऐसा क्यों पूछ रही है बेटी? बताइए ना पहले। कम से कम 5 लाख तो होने ही चाहिए। 3 के आसपास तो जमा है बैंक में, लेकिन 2 लाख का इंतजाम कैसे होगा पता नहीं। मेरे पास एक उपाय है, अगर आप लोगों को ठीक लगे तो। हाँ हाँ, बोलो ना राधिका। देखिए, आजकल ना ये शहर वालों को फार्म हाउस वेडिंग और फार्म हाउस पार्टी का बड़ा चस्का है। हमारा खेत हाईवे से लगा हुआ है, दिल्ली भी दूर नहीं है, तो बस हमें हाईवे से खेत तक का रास्ता ठीक करना है, लकड़ी से खेत की बाउंड्री करनी है, और कुछ चारपाइयां और सजावट का काम करना है, और एक अच्छा सा नाम सोचकर एक बोर्ड लगाना है। बेटा, मुझे तेरी बात कुछ कुछ समझ में आ रही है। इस सब के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? वो 3 लाख रुपए हमारे काम आएंगे, और अगर धंधा चल निकला तो मोना की शादी हम धूमधाम से करेंगे। मुझे भी ये आइडिया बढ़िया लग रहा है। अगले ही दिन से पूरा परिवार राधिका के कहने पर काम में जुट गया। हाईवे से लेकर खेत तक बढ़िया टाइलें लगा दी गई, लकड़ियों से खेत की 4 दीवारी कर दी गई, और फिर खेत अच्छे से साफ कर उसमें घास उगाकर जगह जगह सुंदर चारपाइयां लगा दी गई। फिर खेत के बीचों बीच एक सुंदर और बड़ी सी खुली झोपड़ी बनाई गई। पूरे परिवार ने जमकर मेहनत की। फिर अगले ही दिन, हेलो, मेरा नाम राहुल है, मैं दिल्ली से आया हूँ। ये रिजॉर्ट पहली बार देखा। क्या परसों शाम के लिए स्पेस अवेलेबल है? हाँ हाँ जी बिल्कुल। क्या फंक्शन है? मेरे बेटे का बर्थडे है। केटरिंग मैं खुद देख लूंगा, बस मुझे ये जगह अच्छी लगी। मेरा बजट 20,000 का है। बोलिए, आपको चलेगा? जी हाँ बिल्कुल। थैंक यू सो मच। ये लीजिए 10,000 रुपए एडवांस। राधिका का प्लान काम कर रहा था। 2 दिन बाद राहुल ने अपने बच्चे का बर्थडे खूब अच्छे से मनाया। राधिका और उसके परिवार ने पूरे खेत को गुब्बारों और रोशनी से सजाया था। ऐसे ही धीरे धीरे लोगों को गंगा के रिजॉर्ट के बारे में पता चलता गया और लोग आते गए। अब तो राधिका और उसके परिवार को काम से फुर्सत नहीं थी। फिर ठीक 2 साल बाद, भैया खाना जल्दी लगाओ, बारात आने वाली है। जी मैडम, अभी लगाता हूँ। ओहो, मोना तैयार हुई कि नहीं? मोना, मोना आ जाओ भाई। देख रही है राधिका अपनी ननद को? हाँ माँ, परी से कम नहीं लग रही है। सब आपकी वजह से है भाभी, मेरी नहीं हमारी वजह से। और सुनो, अपने पहले बच्चे के पहले बर्थडे के लिए अभी से बुकिंग कर लो इस रिजॉर्ट की।
क्या पता तब ये स्पेस खाली हो या ना हो।